डियर स्टूडेंट्स, अपना नाइट्रिक अम्ल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपने देख रहे थे। तो लास्ट अपना टॉपिक अपने ने अधातु के साथ अभिक्रिया करवानी थी। किसकी? नाइट्रिक अम्ल की। अधातु की अभिक्रिया करवानी थी किसके साथ में? HNO3 के साथ अभिक्रिया। ये अपने को लास्ट वाला टॉपिक अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर चल रहा था। तो अपनों ने देखा था कि जिस प्रकार से धातु में भी दो टाइप थे। एक तो हाइड्रोजन से नीचे आने वाली और एक हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली सक्रिय श्रेणी, वो धातुएं देखी थी। लेकिन यहाँ पर अपने को अधातु में ऐसा कुछ ध्यान में नहीं रखना। अपने को डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि जो अधातुएं यूज कर रहे हैं वो भी क्या करेंगी, जिस प्रकार की धातु अधातु होगी उस प्रकार के वो क्या करेगी, अम्ल का निर्माण करेगी। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, उसके बाद में आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारे क्या करेंगे, अपने ही अम्लों का निर्माण करेंगे। जैसे कार्बन किसका निर्माण करेगा? कार्बनिक अम्ल का, कार्बनिक अम्ल का। उसी प्रकार से सल्फर किसका निर्माण करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसी प्रकार से आयोडीन किसका निर्माण करेगा? तो आयोडिक अम्ल का, आयोडिक अम्ल का। और इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं फास्फोरस किसका निर्माण करेगा? फास्फोरिक अम्ल का। यानी जो कंपाउंड, यानी जिस अम्ल के अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वो उन्हीं के अम्लों का क्या कर लेंगे, ये निर्माण कर लेंगे। और ये सेलेनियम होगा, ये किसका निर्माण करेगा? तो सेलेनियम सल्फेट का निर्माण कर लेगा। जैसे अपने सेलेनियम सल्फेट एक टाइप से ये भी क्या है, अम्ल ही है। जैसे इसका अगर सूत्र देखें तो H2SiO4, ये इसका क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। और अपने को माइंड में अब ये भी आएगा कि सर यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल कौन सा यूज करें, सांद्रित यूज करें या फिर तनुकृत यूज करें। तो यहाँ पर आप कोई कौन सा भी अम्ल यूज कर सकते हो। सांद्रित ले सकते हो, तनुकृत ले सकते हो, कोई सा भी अम्ल यूज करो, बनेगा अपना सेम ही प्रोडक्ट, मतलब अम्ल ही बनेंगे उन धातुओं के। क्योंकि अपने को पता है कि यह धातु की प्रकृति क्या होती है, अम्ल वाली प्रकृति होती है। ये क्या करेंगे, अपने ही यौगिक के, अपने ही तत्वों के एलिमेंट यानी अम्लों का निर्माण कर लेंगे। जैसे कार्बन कार्बनिक अम्ल का, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल का, आयोडीन आयोडिक अम्ल का, फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल का। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलेगा वो ध्यान में रखना है, वो कौन सा निकलेगा, नाइट्रोजन पेरोक्साइड निकलेगा। साथ में वाटर का मॉलिक्यूल्स तो हमेशा निकलेगा ही। बस यही अपने को क्या करना है, अभिक्रिया ध्यान में रखनी है। बोल दे आपको कि कार्बन क्या होता है, जब कार्बन सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो कार्बनिक अम्ल बनता है। क्या होता है, जब सल्फर सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के साथ में या तनुकृत नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। आयोडीन करता है तो क्या बनेगा, आयोडिक अम्ल बनेगा। इस टाइप से वो लैंग्वेज लिख के आपसे रिएक्शन पूछेगा, तो वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। और रिएक्शन में अपने को मेनली चीज क्या ध्यान में रखनी है, संतुलन कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे उस रिएक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन की अभिक्रिया करवाई है किसके साथ में, मैंने नाइट्रिक अम्ल ले लिया। नाइट्रिक अम्ल हमेशा दो अणु से स्टार्ट करना है अपने को, प्रत्येक में मैं दो अणु से स्टार्ट करता आ रहा हूँ। बनाना है क्या अपने को, कार्बनिक अम्ल बनाना है। ये लो कार्बनिक अम्ल बन गया। और प्लस में बताया है कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड निकलेगा, तो नाइट्रोजन का पेरोक्साइड निकलेगा, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह देते हैं। प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ तक तो अपनों ने लिख लिया। अब अभिक्रिया को संतुलित करना है कि कैसे संतुलित करें इस अभिक्रिया को। तो करना क्या अपने को, पहले तो उसमें अपनों ने देखा था धातु नाइट्रेट बन रहा था, लेकिन यहाँ पर धातु नाइट्रेट तो बनता नहीं है, कार्बनिक अम्ल बनता है। तो कार्बन यानी अम्ल बनते हैं, इसलिए अपने को करना क्या है, पहले नाइट्रिक अम्ल को वियोजित करना है इसके अंदर। बस ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक अम्ल को क्या करेंगे, पहले वियोजित करेंगे। नाइट्रिक अम्ल को वियोजित किया तो अपनों ने रिएक्शन देखी थी कि नाइट्रिक अम्ल को वियोजित करते हैं तो किसका निर्माण होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होता है। प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलता है, प्लस में हाफ अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं। इस हाफ अणु ऑक्सीजन को मैं ऑक्सीजन ही लिख लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये मेरी पहला स्टेप हो गया। जैसे मैंने धातु के साथ में अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या किया था, धातु की अभिक्रिया करवा दी थी नाइट्रिक अम्ल से,
और फिर क्या बना लिया था, धातु नाइट्राइड, और हाइड्रोजन को वैसे के वैसा रखा था। फिर हाइड्रोजन को क्या किया था मैंने, नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाकर उस स्टेप को संतुलित किया था। उसको संतुलित करने से ऊपर वाली भी संतुलित हो रही थी। इस टाइप से अभिक्रिया को मैं संतुलित करता आ रहा था। लेकिन अधातुओं के साथ में अभिक्रिया करवा रहा हूं, तो अधातुओं में मुझे याद रखना होगा कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए नाइट्रिक अम्ल को मैं क्या करूंगा, वियोजित करूंगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को मैंने जैसे वियोजित किया, अब सेकंड स्टेप होगा कि कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है। अधातु के साथ में, कौन सी अधातु के साथ में अभिक्रिया हो रही है, तो कार्बन के साथ में अभिक्रिया हो रही है। अब इसमें अभिक्रिया में भाग कौन लेंगे, ये दो लेंगे, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स प्लस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। वहां पर तो हाइड्रोजन ले रहे थे, यहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन लेंगे, बनेगा क्या, अपने को पता है कार्बनिक अम्ल बनेगा। बस यहाँ पर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, बस यही बनाना है। उसके बाद में और कुछ नहीं दिखाना कि वाटर का मॉलिक्यूल्स निकलेगा और कुछ नहीं। बस अपने को मेनली ये देखना है कि यहाँ पर जो कार्बन यूज किया है तो कार्बनिक अम्ल बनाना है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। इसको संतुलित करते ही अपनी ऊपर वाली भी संतुलित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का एक, मतलब दो ही ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड कितने ऑक्सीजन है, तीन है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो दो ऑक्सीजन करूंगा। जैसे ही दो ऑक्सीजन करूंगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, दो और एक, तीन इधर है, तीन इधर, कंप्लीट हो रहे हैं। अब इस दो ऑक्सीजन के लिए मुझे इस अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, चार आ जाएंगे। यहाँ पर एक तो इसके साथ में यूज हो गया, रहे कितने के, तीन, और ऑक्सीजन कितने आ गए, सॉरी यहाँ पर चार ही लिख देता हूं आपको। ऑक्सीजन कितने रह गए, दो, पहले कितने थे, दो थे, सॉरी पहले एक था ना, तो दो हो जाएंगे, ऑक्सीजन दो हो गए। अब इस दो को मैंने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। दो में से क्या ले लिया मैंने, एक तो H2O और दो ऑक्सीजन ले लिए, रह क्या गया मेरा, एक H2O मैंने ऊपर लिख दिया, चार यहाँ पर क्या लगा दूंगा, NO3 लगा दूंगा, चार यहाँ पर क्या लगा दूंगा, HNO3। ये अभिक्रिया मेरी क्या हो गई, संतुलित होगी। देखो यहाँ पर भी लिख सकते हो इसे आप ऐसे, कार्बन कितने, एक, नाइट्रिक अम्ल कितना यूज किया है, चार अणु, उसके बाद में बना क्या है अपना, चार HNO3 लिख दिया, HNO2 सॉरी। उसके बाद में ये तो लिखना नहीं है, इसका एक मॉलिक्यूल तो यूज कर लिया मैंने, एक यूज कर लिया, तो रह कितना गया, एक रह गया, H2O प्लस में क्या बन गया मेरा, कार्बनिक अम्ल, H2CO3। यही मैंने ऊपर लिखा है। ऐसे ही आपको क्या करना है, अभिक्रिया को संतुलित करना है, या फिर डायरेक्ट याद रख लो। डायरेक्ट कितनी याद रखोगे, नहीं रख पाओगे, डायरेक्ट भूल जाओगे संख्या। इसलिए या तो फिर ऐसे कर लेना, सिंपल सा माइंड, अभिक्रिया कर लेना, लिख देना पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद में कोशिश करना खुद इस संतुलित करने की, रफ कॉपी पर लेकर ऐसी संख्या लिखते जाना कि चार। मेनली ऑक्सीजन ध्यान रखना, ऑक्सीजन कंप्लीट, वैसे ही सारा क्या हो जाएगा, अपनी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ऐसे ट्रिक याद में रख लेना, या फिर दो तीन संख्या जोड़ते जाना कि चार रखता हूँ या पांच रखता हूँ या छह रखता हूँ, वैसे करके देख लेना। जैसे सेकंड अपने और देखते हैं, जैसे आयोडीन अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं। अपने आयोडीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्या बनेगा, आयोडिक अम्ल बनेगा। जैसे I2, आयोडीन हमेशा I2 के रूप में होता है, प्लस में अभिक्रिया करवाएंगे किसकी, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, बनेगा क्या अपना, मेनली जो प्रोडक्ट है आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HiO3 होता है। ये अपनों ने लिखी है, दो यहाँ पर यूज किया तो दो तो लिखने पड़ेंगे अपने को। प्लस में क्या निष्कासित करना पड़ेगा, NO2 निष्कासित करना पड़ेगा, और प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स, ये तो अपने को निष्कासित करने पड़ेंगे। अब इस अभिक्रिया को संतुलित कराना है। संतुलित के लिए वही ट्रिक, HNO3 तोड़ोगे, इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा, NO2 प्लस में H2O प्लस में ऑक्सीजन। ये पहला स्टेप हो गया मेरा। सेकंड I2, आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करवा रहा हूं, प्लस में वाटर प्लस में ऑक्सीजन, बनेगा क्या मेरा, HiO3। ये मेरा बनेगा, मुझे ये पता है।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक और दो है यहाँ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या तो एक और एक, दो ही है। तो यहाँ पर मैं कितने कर देता हूँ, 5 करता हूँ, 5 करता हूँ तो 5 और 1 6 कंप्लीट हो रहे हैं। 5 करने के लिए इस अभिक्रिया को मुझे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 5 से जैसे मल्टीप्लाई कराया तो अभिक्रिया मेरी क्या होगी, संतुलित होगी। कैसे होगी देखो, I2 लिखा मैंने, आयोडीन प्लस में 5 दूनी 10 नाइट्रिक अम्ल के अणु हो जाएंगे, बनेगा क्या मेरा 10 कितने बन जाएंगे मेरे, NO2 निष्कासित हो जाएंगे। ध्यान रखना इनको बाद में लिखना है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया संतुलित करके दिखा रहा हूँ। 10 हो गए, उसके बाद में 5, ये 5 में से एक तो यूज हो गया, क्योंकि आयोडिक अम्ल में यूज हो रहा है ना, H यूज हो रहा है ना, तो एक तो वाटर का मॉलिक्यूल यूज हो गया, रहे कितने के 4 H2O प्लस में क्या बन गया अपना 2HiO3। मतलब ऊपर वाली अभिक्रिया कैसे संतुलित होगी, यहाँ पर 10 आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे, 2 ही रहेंगे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, तो 10 आ रहे हैं तो यहाँ पर 10 लिख दूंगा, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 4। ये अभिक्रिया मेरी क्या हो गई, संतुलित हो गई। जैसे काउंट करते हैं, ऑक्सीजन की संख्या ही काउंट करनी है अपने को मेनली। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 30 है, 30 है यहाँ पर, तो 30 चेक करते हैं क्या, तो 6 तो इसमें रहे, और इसमें कितने 20 है, और इसमें कितने 4 है, तो 4 और 20 कितने हो गए 24, और 36 कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब अभिक्रिया मेरी क्या है, संतुलित है। इस टाइप से आपको क्या करना है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, P4 फास, यानी ये कौन सा होता है, तो अभिक्रिया जो फास्फोरस होता है वो P4 के रूप में ही प्रेजेंट होता है। तो फास्फोरस की P4 के साथ में अभिक्रिया करवाओगे, किसकी, नाइट्रिक अम्ल की, और क्या बना लोगे, फास्फोरिक अम्ल बना लोगे, H3PO4 प्लस में क्या निष्कासित कर दोगे, NO2 और वाटर का मॉलिक्यूल्स। अब इस अभिक्रिया को क्या करोगे, आप संतुलित करोगे। उसी प्रकार से सल्फर हमेशा एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है, आगे आएंगे ये दोनों टॉपिक। तो एसिड के साथ में अभिक्रिया करेगा कौन, नाइट्रिक अम्ल, किसका निर्माण करवाएगा, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लिया आप लोगों ने, प्लस में NO2 निष्कासित कर दिया, प्लस में वाटर का मॉलिक्यूल्स निष्कासित कर दिया। बस अब इन अभिक्रिया को आपको करना क्या है, संतुलित करना है। जैसे सेलेनियम हो गया, उसके साथ अभिक्रिया कराई, किसकी, नाइट्रिक अम्ल की, बनेगा क्या, H2SE आ जाएगा, यहाँ पर O4 हो जाएगा, प्लस में NO2 और वाटर का मॉलिक्यूल्स निष्कासित हो जाएगा। इन अभिक्रियाओं को आपको बस संतुलित करना है। मेनली प्रोडक्ट तो अपने को पता ही चल गया कि बनेगा क्या, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आप संतुलित करके देख लोगे। सेम इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल को तोड़ोगे, किसका निर्माण करोगे, नाइट्रोजन प्रोक्साइड का, वाटर का मॉलिक्यूल्स प्लस में ऑक्सीजन, फिर वाटर का मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन की फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करवाओगे P4 के साथ में, और फास्फोरिक अम्ल बना लोगे। अब इसके ऑक्सीजन की संख्या और इधर वाले ऑक्सीजन की संख्या काउंट करोगे, ऑक्सीजन की संख्या पूरी नहीं हो रही तो ऑक्सीजन को बढ़ा दोगे, जितने ऑक्सीजन बढ़ाएं उतनी उस ऊपर वाली रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये थोड़ा सा आपको खुद को करना है, ठीक है। 2 मैंने करके यहाँ पर दिखा दिया, और आपको रफ कॉपी में करके देखना है। यहाँ तक अपनी नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शनें कंप्लीट होती है सारी। धातु के साथ में देख ली अपनों ने रिएक्शन, धातु की 2 रिएक्शन देखी थी, एक तो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु और हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु, सक्रिय श्रेणी और धातु के साथ में। धातुओं में अपने को ध्यान रखना है तनु और सांद्रित अम्ल कौन सा यूज कर रहे हैं और धातु कौन सी दे रखी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। धातु में अपने को बिल्कुल ही नहीं ध्यान में रखना। धातु में बस इतना देखना है कि कौन सी धातु दी गई है तो उसका कौन सा अम्ल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है भूरी बल्ले परीक्षण, आता है एक अपना प्रयोग आता है भूरी बल्ले परीक्षण, और ये परीक्षण आपके प्रैक्टिकल में भी आपको करवाया जाएगा, और प्रैक्टिकल फाइल में भी बहुत सारी जगह आपको इस परीक्षण को पहले लिखोगे, उसके बाद में अन्य परीक्षण को आप बोलोगे। यानी आपको बोल दिया जाए कि एक कोई समूह दे दिया, एक कोई कंपाउंड दे दिया, और उस कंपाउंड के अंदर नाइट्राइट समूह प्रेजेंट है या नहीं, इसका निर्धारण कैसे करोगे, तो इसका निर्धारण भूरी बल्ले परीक्षण से करते हैं। मतलब यौगिक में
नाइट्राइड समूह है। ये कौन सा समूह होता है? तो ये क्रियात्मक समूह होता है। अपने को पता है कि पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है, पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है, ये परीक्षण किया जाता है बुरी बलय परीक्षण। इसमें होता क्या है? तो इसमें आपको एक तो जिस यौगिक का विलयन होगा, मान लो आपको दे दिया पोटेशियम नाइट्राइड का विलयन दे दिया आपको, पोटेशियम नाइट्राइड का KNO3 का विलयन दे दिया आपको, ये पोटेशियम नाइट्राइड का विलयन दे दिया यहाँ पर आपको। जैसे आपको पोटेशियम नाइट्राइड का विलयन दे दिया और आपसे पूछ ले कि एक ऐसा, यानी आपको विलयन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इस विलयन के अंदर, या जो ये आपको विलयन दिया गया है इसके अंदर जो यौगिक घुला हुआ है उस यौगिक के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, इसकी पहचान कीजिए। तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम नाइट्राइड का जलीय विलयन दे दिया, और पोटेशियम नाइट्राइड का जैसे जलीय विलयन दिया और आप उसे पूछा कि इसके अंदर कौन सा समूह प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो परीक्षण किया जाता है वो बुरी वाले परीक्षण ही किया जाता है, यानी नाइट्राइड समूह का परीक्षण होता है। और ये सबसे कॉमन होता है, प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर होता है वो आते ही इसको पूछता है, या जो लैब में आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले जो परीक्षण करवाया जाएगा वो यही करवाया जाएगा आपको। इसमें होगा क्या? तो इसके अंदर जो विलयन दिया जाएगा वो मान लो अपनों ने पोटेशियम नाइट्राइड का विलयन दिया है, उसके बाद में होगा क्या? एक अन्य कौन सा FeSO4 फेरस सल्फेट का जलीय विलयन लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे? अपने डाल देंगे। मान लो ये यहाँ पर क्या अपना फेरस सल्फेट का जलीय विलयन है, फिर इसके कीप, यहाँ पर एक कीप लगा दी जाएगी आपको, और कीप की सहायता से क्या करोगे आप? इस कीप की सहायता से, ये मान लो एक कीप है आपकी, इस कीप की सहायता से आप क्या करोगे? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदे को धीरे धीरे डालोगे दीवार की सहायता से। एक साथ में नहीं डालना होता कि ऐसे डायरेक्ट अपने डाल दिया, धीरे धीरे करके अपने क्या करते हैं इसके अंदर H2SO4 की मात्रा डालते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे डालते हैं उसके अंदर। यानी ओनली क्या होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल इनकी दीवारों के साथ साथ जाना चाहिए, दीवारों के साथ साथ जैसे जाएगा तो मतलब वो एक मिनिमम मात्रा में जाएगा, मतलब अपने को एकदम तेज नहीं डालना, तेज डालने से क्या हो जाएगा? सारी रिएक्शन ही खराब हो जाएगी। तो होगा क्या? जैसे जैसे अपने क्या करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ये जो ऊपर वाली परत होगा उस ऊपर वाली परत का रंग कौन सा हो जाएगा? भूरा रंग का हो जाएगा, भूरा रंग का हो जाएगा, यानी ब्राउनी रंग टाइप से इसकी ऊपर वाली अंतःपृष्ठ हो जाएगी भूरे रंग की। और अपने को पता चल जाएगा कि जो अपने को कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड के अंदर कौन सा समूह, कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, तो नाइट्राइड समूह प्रेजेंट है। यही होता है, परीक्षण धीरे धीरे किया जाता है, फिर चेक कर लिया जाता है। यहाँ पर वो दे रखा होता है मीटर सा कि कितने मीटर पर आया है, उस मीटर की संख्या को काउंट करके लिख देते हैं कि इतने पर ये क्या हुआ? बुरी बलय परीक्षण दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है अपना बुरी बलय परीक्षण। इसकी रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन इसकी देख लो और वो रिएक्शन ही अपने को माइंड में रखनी है। तो दो चीज अपने ने देखी है कि नाइट्राइड समूह के परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है? बुरी बलय परीक्षण किया जाता है। इसमें किया क्या जाता है? जो अपने को विलयन दे रखा है उस विलयन में नाइट्राइड समूह प्रेजेंट है या नहीं है उसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे? उसके अंदर पहले कौन सा विलयन डालेंगे? फेरस सल्फेट का डालेंगे। फेरस सल्फेट को अपने को पता है, मान लो ये कोई अपना नाइट्राइड समूह का यौगिक है और विलयन दे रखा है, उसके अंदर अपने क्या डालेंगे? फेरस सल्फेट डालेंगे। तो फेरस सल्फेट में आयनिक अभिक्रिया करा रहा हूँ, फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? Fe2 होती है, क्योंकि फेरस की ऑक्सीकरण, फेरस सल्फेट में ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? Fe2 प्लस और SO4-2 यही निकल के आती है ना। तो मैं आयनिक रूप में ले रहा हूँ। और पोटेशियम नाइट्राइड के लिए अपने देखते हैं, तो पोटेशियम नाइट्राइड में क्या होगा? तो K प्लस और NO3- यही होगा। तो मैं एक आयनिक अभिक्रिया लेके चल रहा हूँ और प्लस में क्या डालेंगे इसके साथ साथ में? दीवारों पर, यानी धीरे धीरे अपने क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। और सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होता है, क्योंकि अम्ल होता है वो H+ आयन ही देता है ना। होगा क्या रिएक्शन में? बनेगा क्या? तो फेरस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फेरिक सल्फेट के अंदर Fe3 लिख दूंगा। फेरिक सल्फेट में फेरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? Fe3 हो जाएगी। प्लस में
नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। ये तो कौन सी अभिक्रिया थी, आयनिक अभिक्रिया थी। और वैसे अगर योगात्मक अभिक्रिया देखते हैं, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब कि एक संकुल टाइप की अभिक्रिया देखते हैं, तो संकुल टाइप की अभिक्रिया कैसी होती है, ये फेरस होता है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2O6 प्लस में 2, इसे क्या बोलेंगे अपने 6 के लिए हेक्सा बोल देते हैं। वाटर को यहां पर क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, हेक्सा एक्वा, और साथ में आयरन है, आयरन लिख देंगे, सेकंड आयन लिख देंगे, या फिर इसे फेरस भी लिख सकते हैं, फेरस सेकंड आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, होगा क्या, अब इसमें अपने अभिक्रिया किसकी करवा रहे हैं, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर FeH2O5 आ जाएगा, यहाँ पर NO बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर निष्कासित क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स निष्कासित हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर NO आएगा, बस वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा। ये क्या बन गया अपना, इसके बनने के कारण ही क्या हो जाता है, जो विलयन का रंग है वो कौन सा हो जाता है, भूरा हो जाता है। विलयन का रंग भूरा नहीं होता, ओनली जो प्रकनली अपनों ने यूज किया है, जितनी मात्रा में अपनों ने जल मिलाया उसकी ऊपर वाली परत पर ही कौन सा रंग आएगा, सिर्फ भूरा रंग आ जाएगा। इसके कारण ही, इसके कारण कैसे हो रहा है, क्योंकि फेरस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर फेरस की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +3 है। इस प्रकार के कंपाउंड बनने के कारण ही क्या हो जाता है, वो जो अपनों ने परीक्षण कर रहे हैं उस परीक्षण के ऊपर कौन सा रंग आ जाता है, भूरा रंग आ जाता है ऊपर वाली परत पर, और अपने को पता चल जाता है कि जो यौगिक दे रखा है अपने को, उस यौगिक में कौन सा समूह प्रेजेंट है, तो नाइट्रेट समूह प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन होगी, और ये दोनों रिएक्शन आपको उस परीक्षण के अंदर लिखनी होगी। और पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, भूरी वाले परीक्षण का संबंध किस क्रियात्मक समूह से है, होने वाली अभिक्रिया दीजिए। तो एक टाइप से आयनिक अभिक्रिया लिखोगे और उस पर, और एक टाइप से संकुल अभिक्रिया, ये दोनों लिख के दिखाओगे। फेरस यानी हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड आयन की अभिक्रिया करवाओगे, किसके साथ में, NO के साथ में, क्योंकि यहाँ पर अपना NO बन चुका है। इसके साथ में जैसे अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बन जाएगा, हेक्सा की जगह पेंटा एक्वा आ जाएगा, और नाइट्रो आयन फेरस सेकंड आयन ही रह जाएगा। इसके बनने के कारण ही क्या होता है कि जो विलन हो जाता है उसकी जो ऊपर वाली परत होती है उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप से आयनिक अभिक्रिया लिखी थी। यहाँ पर फेरिक सल्फेट का मतलब Fe2SO4 की ट्वाइस 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर चेक करेंगे Fe की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकलेगी, Fe+3 निकलेगी, इसलिए इसे क्या बोल दिया मैंने, फेरिक सल्फेट बोल दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, आयनिक अभिक्रिया या वहां पर आपको लिखनी है, और एक ये संकुल वाली अभिक्रिया लिखनी है। तो उसके बाद में सेकंड अपना टॉपिक कंप्लीट होता है ये नाइट्रिक अम्ल का। उसके बाद में आते हैं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड अपनों ने देखे थे। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड देखे थे, तो अपनों ने नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड देखे थे। एक तो N2O, NO, और दूसरा कौन सा था N2O3, NOO4, सॉरी NOO2, N2O4, और लास्ट वाला कौन सा था N2O5। ये 5 ऑक्साइड देखे थे। ये दोनों तो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अपने को पता है कि ये क्या हो जाता है, द्विकृत होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड देखे थे। इन नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड की अपने को अनुनादी संरचना देखनी और बनाने की विधि। बनाने की विधि में एक एक विधि याद रख लो आप ओनली। जैसे अपने को ये बनाना है नाइट्रोजन, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों बोलते हैं इसे। ये बनेगा कैसे, तो जो नाइट्रिक अम्ल अमोनिया नाइट्रेट होता है उसको अपने क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, N2O+ में वाटर का मॉलिक्यूल्स। ये अपने को अभिक्रिया, बस एक एक अभिक्रिया ध्यान में रखनी है, अगर पूछ भी ले तो अभिक्रिया अपने लिख सकें। तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए अमोनिया नाइट्रेट को अपने को क्या करना है, गर्म करना है, बस। उसके बाद में सेकंड नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रस प्लस में फेरिक
सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या कराएंगे अपने अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये अभिक्रिया मैंने संतुलित ही कर रखी है। वैसे डायरेक्ट आपको ये याद ही रखनी है कि इस टाइप से क्या होगी, अभिक्रिया संतुलित होगी। प्रत्येक अभिक्रिया को एक ऐसे संतुलित नहीं कर सकते जिस टाइप से अपनों ने पिछला मेथड देखा था। तो यहाँ पर बनेगा क्या, Fe2SO4 फेरिक सल्फेट बन जाएगा, प्लस में NaHSO4 बन जाएगा और प्लस में क्या निकल जाएगा, NaNO निकल जाएगा। और वाटर के मॉलिक्यूल्स चेक कर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे। तो यहाँ पर कितने यूज हो रहे हैं, 4 है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए। कितने रह गए, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रह गए, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निष्कासित कर देंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए अपने को एक रिएक्शन ये ध्यान में रखनी है बस, कौन सी, कि सोडियम नाइट्रस की अभिक्रिया किसके साथ में करवा रहे हैं, फेरस सल्फेट प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, फेरिक सल्फेट प्लस में सोडियम हाइड्रोजन, या ऐसे बोल सकते हैं सोडियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक ऑक्साइड में निर्माण हो रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड अपना बन गया है। रिएक्शन अपने को ये ध्यान में रखनी है, 3 कंपाउंड ध्यान में रखने हैं, उसके बाद में को प्रोडक्ट के रूप में कौन कौन से बन रहे हैं वो ध्यान में रखने, ठीक है। उसके बाद में आता है नाइट्रिक डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड कैसे बनेगा। तो डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाने के लिए अपने को करना क्या है, इसको बनाने के लिए करना क्या होगा कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होगा उसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के साथ में। बनेगा क्या, N2O3 बन जाएगा। ये अपनी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। बस ये एक अभिक्रिया अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है कि NO2 का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसका निर्माण करने के लिए जो Pb नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट होता है, उसको क्या करेंगे, अपने गर्म करवाएंगे। लेड नाइट्रेट को अपने क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या बनेगा, NO2 बन जाएगा प्लस में PbO बन जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन निष्कासित हो जाएगा। अभिक्रिया को संतुलित करके देख लेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए इसी की रिएक्शन को क्या कर देंगे, अपने द्विकृत करके दिखा देंगे। इसकी रिएक्शन को अपने क्या कर देंगे, द्विकृत कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, अपना NO2 बन जाएगा, N2O4 बन जाएगा। मतलब अपने को पता है कि ये अस्थायी होता है, स्थायी होने के लिए क्या हो जाता है, N2O4 में द्विकृत हो जाता है। वो मैंने लिख दिए यहाँ पे डायरेक्ट। और 5वीं रिएक्शन अपने को बस ये ध्यान में रखनी है कि इसमें कैसे बनेगा। तो इसके बनाने के लिए ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर रिएक्शन कि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाऊंगा किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाऊंगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में। तो होगा क्या, N2O5 बना दूंगा, प्लस में क्या निष्कासित कर दूंगा, फास्फोरिक अम्ल निष्कासित कर दूंगा। और अभिक्रिया को क्या कर लूंगा, संतुलित कर लूंगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। ये आपको 5 रिएक्शन ऐसे ही याद रखनी होगी जैसे मैंने याद की है। सेम वैसे पहला नाइट्रिक यानी अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करना है। दूसरे बनाने के लिए किसका करना होगा, अपने को सोडियम नाइट्रस की अभिक्रिया किसके साथ, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। तीसरा N2O3 को बनाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को क्या करूंगा, गर्म करूंगा। चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है या फिर नाइट्रोजन प्रोक्साइड बनाना है, उसके लिए लेड नाइट्रेट को गर्म करूंगा। पांचवा जो मैंने नाइट्रोजन प्रोक्साइड बनाया उसको ही क्या कर दूंगा, द्विकृत कर दूंगा। और छठा जो है उसको क्या करूंगा, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाऊंगा किसके साथ में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाऊंगा। इससे क्या हो जाएगा, मेरा नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों की रिएक्शन आपको ऐसे ही याद रखनी है। और ऐसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है, इसके अंदर नाइट्रोजन की +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। ऐसे लाइन वाइज याद रख लो कि पहले नाइट्रोजन की यानी नाइट्रोजन की कौन से ऑक्साइड में 1 ऑक्सीकरण अवस्था आती है उसे पहले लिख लो, फिर 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में आपको क्या रहेगा
याद रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके संरचना का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।